हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग खंड 3 दोस्तों आधुनिक भारत करने जा रहे हैं। आगामी बीपीएससी 3.0 को देखते हुए दोस्तों और बिहार दरोगा मेंस को देखते हुए और दोस्तों अदर जितना भी एग्ज़ाम भारत में ऑल ओवर इंडिया में और बिहार में दोस्तों होता है, उसके लिए आधुनिक भारत से जितना भी क्वेश्चन होता है उसके लिए हम थ्योरी करवा रहे हैं दोस्तों। इस बुक का थ्योरी आप पूरा अच्छी तरह से कंठस्थ कर जाइए, पूरा अच्छी तरह से 1 से 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन कर लीजिए। इससे बाहर आपको कोई बुक का भी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एमसीक्यू लगाते रहिए दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आधुनिक भारत का आज चैप्टर नंबर 25 है दोस्तों। जो भाई बहन पीछे वाला चैप्टर नहीं है देखेंगे, 18 से स्टार्ट किया गया दोस्तों, 18 से लेके 24 तक। जो अभी तक नहीं देखेंगे वो जाइए प्ले लिस्ट में देखिए। थ्योरी 1 से 2 बार या 3 बार, जितना बार इच्छा हो उतना बार देखिए दोस्तों। उसके बाद आप एमसीक्यू लगाइए, तब आपको देखिए कि आपके तैयारी में कितना इंप्रूवमेंट होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार देखेंगे आज दोस्तों। चलिए पहले भूमिका पर चर्चा करते हैं दोस्तों। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई, वह पूर्ण रूप से एक व्यापारिक कंपनी थी। क्या थी? एक व्यापारिक कंपनी थी दोस्तों, पूर्ण रूप से। वर्ड को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा दोस्तों, क्योंकि कहीं से काट के क्वेश्चन बना लिया जाता है। किंतु कालांतर में भारत की कमजोरी, राजनीतिक स्थिति और व्याप्त अराजकता का लाभ उठाते हुए कंपनी ने सशस्त्र व्यापार नीति का अनुसरण किया दोस्तों। सशस्त्र व्यापार नीति का अनुसरण किया और 1764 में बक्सर का युद्ध तक अंग्रेज अपने अधिकांश यूरोपीय तथा बंगाल जैसे प्रमुख देशी प्रतिद्वंदियों का उन्मूलन कर चुके थे। अतः भारत अब ब्रिटिश विस्तार के लिए एक मुक्त क्षेत्र था दोस्तों। अंग्रेजों ने अपनी भारत विजय के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखे, जिनका ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में अनुसरण किया दोस्तों। अंग्रेजों का विश्वास था कि भारत में एक ठोस राष्ट्रवादी विचारधारा के अभाव में वे भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसी नीति का अनुसरण करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्षेत्रीय विस्तार किया दोस्तों। ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में निहित कारण देखिए। ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में निहित कारण, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना चरणबद्ध रूप से हुई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए मुख्यतः 5 व्यक्ति थे: लॉर्ड क्लाइव, वैरन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस और वेलेजली। और दोस्तों नेक्स्ट अंतिम कौन थे? डलहौजी दोस्तों। फिर से देखिए कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए मुख्यतः 5 व्यक्ति लॉर्ड क्लाइव, वैरन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेजली और डलहौजी प्रमुख उत्तरदायी माने जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों का लाभ उठाकर केंद्रीय सत्ता का अभाव, राजनीतिक अस्थिरता और अदूरदर्शिता ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों। और अंग्रेजों गवर्नरों द्वारा भारत के क्षेत्र विस्तार के संदर्भ में कहा जाता है कि क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी राज की नींव डाली। वारेन हेस्टिंग उस नींव को मजबूत किया। कॉर्नवालिस ने इमारत खड़ी करनी प्रारंभ की और वेलेजली ने उस इमारत को पूरा किया। बाद के गवर्नर जनरलों ने उसे अंतिम शकल प्रदान की। बाद के गवर्नर जनरल क्या किया? उसे अंतिम शकल रूप दिया दोस्तों। देखिए अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के साथ विजय अथवा कूटनीति के उद्देश्य से कई छोटे बड़े युद्ध किए और 1857 तक अपनी कूटनीति षड्यंत्रों यानी रणनीति और युद्धों से संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। सामाजिक धार्मिक इस दृष्टि से भारत विभिन्न वर्गों, जातियों और संप्रदायों में विभक्त था, जिसके कारण उनकी वफादारी केवल अपनी जाति एवं क्षेत्र तक सीमित रही। फलतः ब्रिटिश के विरुद्ध
वे एकजुट होकर बड़ा प्रतिरोध नहीं कर सके। ये हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ कुछ करते हैं। फिर ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने रणनीतिक युद्धों के साथ साथ भारत पर प्रभुत्व बनाए रखने हेतु 3 प्रमुख नीतियां अपनाई, जो निम्न है दोस्तों। चलिए देखते हैं। पहले लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन की नीति अपनाई। दूसरा था दोस्तों बेलेजली की सहायक संधि की नीति दोस्तों। और तीसरा पॉइंट था लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड क्लाइव का द्वैध शासन क्या क्या इसमें हुआ दोस्तों। चलिए इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 का परिणाम बंगाल विजय के रूप में सामने आया। बंगाल मीर जाफर की महत्वाकांक्षा के कारण अराजकता की ओर अग्रसर हुआ। वहीं लॉर्ड क्लाइव ने आंतरिक संघर्ष का लाभ उठाकर कूटनीतिक षड्यंत्रों से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को युद्ध में परास्त किया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए। फिर हुआ बक्सर का युद्ध दोस्तों, 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के पश्चात हुए इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि में प्रथम संधि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई दोस्तों। और कालांतर में बंगाल के नवाब उसमें कौन थे? नजमुद्दौला से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के साथ साथ निजामत यानी सूबेदारी भी प्राप्त हो गई। निजामत को बोलते हैं सूबेदारी दोस्तों। चलिए धातव्य हो दीवान और सूबेदार मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन के स्तर पर 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। दीवान और सूबेदार मुगलकालीन प्रांतीय प्रशासन के स्तर पर 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। दीवानी से भूमि कर वसूल करना। दीवानी से अभिप्राय है कि भूमि कर वसूल करना और भूमि का संबंधी दीवानी मुकदमे का निर्णय करना होता था। जबकि सूबेदारी यानी निजामात जिसे बोलते हैं का अभिप्राय था कि आंतरिक सुरक्षा और शांति तथा सुव्यवस्था, न्याय व्यवस्था और फौजदारी मुकदमे का निर्णय करना आदि होता था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए। कंपनी दीवानी और निजामात के कार्यों का निष्पादन अपने भारतीय अधिकारियों के माध्यम से करती थी, लेकिन दीवानी के कार्य के लिए कंपनी ने बंगाल में राजा खां और बिहार में सीताब राय, बंगाल में किसे किया था? राजा खां को, बिहार में सीताब राय और उड़ीसा में साथियों राय दुर्लभ को दीवान नियुक्त किया था। उड़ीसा में किसे? राय दुर्लभ को। नेक्स्ट देखिए। उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त बाकी व्यवस्थाएं पूर्ववत ही बनी रही। नवाब के अधिकारी और कर्मचारी प्रशासन में दीवानी कार्यों को छोड़कर शेष समस्त कार्य पूर्ववत ही संपन्न करते रहे। इस प्रकार बंगाल में एक ही समय में 2 प्रकार की शासन व्यवस्था चलने लगी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए। इस प्रकार ब्रिटिश कंपनी बंगाल की वास्तविक शासक थी दोस्तों। हालांकि बंगाल का शासक नवाब ही था, लेकिन प्रशासन का उत्तरदायित्व भी उसी के हाथ में था, किंतु नवाब के समस्त अधिकार छीन लिए गए थे। वह अब स्वतंत्र शासक नहीं था दोस्तों,
अपितु वह कंपनी की अनुकंपा और वार्षिक अनुदान पर निर्भर हो गया। बंगाल में लॉर्ड क्लाइव द्वारा लागू इस व्यवस्था को ही द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। द्वैध शासन स्थापित करने के कारण क्या थे, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। बक्सर युद्ध 1764 में विजय के पश्चात कंपनी यदि सीधे ही सत्ता हाथ में ले लेती तो कंपनी का वास्तविक साम्राज्यवादी चेहरा जनता के समक्ष आ जाता, जिससे स्थानीय विद्रोह भड़कने तथा अन्य विदेशी प्रतिद्वंदियों के एकजुट होने का अंदेशा होता। नेक्स्ट देखिए, कंपनी को मुगल बादशाह से दीवानी अधिकार तो मिल गई, किंतु अन्य विदेशी कंपनियां उनके इन अधिकारों को चुनौती देते हुए कर टैक्स देने से मना कर सकती थी। नेक्स्ट देखिए, कंपनी के पास उस समय इतना पर्याप्त संख्या बल नहीं था कि वह कंपनी के कार्यों के साथ साथ बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था संभाल सके। साथ ही कंपनी के पास जो कर्मचारी और अधिकारीगण थे वे भी स्थानीय रीति रिवाज व परंपराओं से अनभिज्ञ थे दोस्तों। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस समय प्रादेशिक नियंत्रण करने की अपेक्षा अधिकाधिक आर्थिक लाभ की आकांक्षा रखते थे। सीधे प्रशासनिक उत्तरदायित्व लेने पर आर्थिक लाभ में कमी की भी संभावना थी। इसके अतिरिक्त राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने पर उन्हें इंग्लैंड की संसद के हस्तक्षेप का भी भय था। नेक्स्ट चलिए, द्वैध शासन से ब्रिटिश कंपनी का लाभ। दोस्तों, ब्रिटिश कंपनी की प्रशासकीय सुविधा। बंगाल में जिस समय द्वैध शासन स्थापित किया गया उस समय परिस्थितियों के अनुसार वह उचित था। ब्रिटिश कंपनी इससे प्रशासकीय सुविधा मिली। द्वैध शासन से कंपनी का प्रशासकीय कार्यभार अत्यंत कम रहा और बंगाल पर उसका पूर्ण नियंत्रण बना रहा। नेक्स्ट देखिए, बाहरी संघर्ष से बचाव। ब्रिटिश कंपनी यदि बंगाल के नवाब को पृथक कर स्वयं शासन चलाती तो वह उस समय अन्य यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारतीय शासकों के विरोध का कारण बन सकता था। परिणामतः भारतीय शासकों और यूरोपीय कंपनियों के सम्मिलित विरोध का सामना कर पाना कंपनी के लिए लगभग असंभव जैसा था। आर्थिक लाभ देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, ब्रिटिश कंपनी यदि स्वयं प्रशासन चलाती तो उसे नवीन अधिकारी व कर्मचारी ऊंचे वेतन रखने पड़ते। इससे आर्थिक भार में वृद्धि होती। नवाब के कम वेतन के कर्मचारी द्वारा प्रशासन चलाए जाने से और प्रशासन व अन्य व्यय के लिए नवाब को प्रतिवर्ष निर्धारित धनराशि देने से ब्रिटिश कंपनी को उल्लेखनीय आर्थिक बचत हुई। द्वैध शासन से बंगाल पर प्रभाव क्या पड़ा, इसके पर चर्चा करते हैं। उत्तरदायित्व का अभाव। द्वैध शासन का सबसे गंभीर दोष यह था कि बंगाल में उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व का दूषित वातावरण बन गया। बंगाल और बिहार उड़ीसा का समस्त भूमि कर नवाब के भारतीय अधिकारियों द्वारा वसूल कर कंपनी के कोष में जमा किया जाने लगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सेना कंपनी की होती थी, जबकि कंपनी के प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं था दोस्तों। शासन प्रबंध नवाब के अधिकारी ही करते थे। शासन प्रबंध जो था दोस्तों वो शासन
क्या बोला गया, फिर से देखिए। शासन प्रबंधन नवाब के अधिकारी ही क्यों उत्तरदायी नहीं था, करते, सॉरी दोस्तों, करते थे, किंतु इन व्यवस्थाओं के लिए उनके पास राजकोष या धन नहीं था। इस प्रकार द्वैध शासन में सत्ता, अधिकार और धन कंपनी के पास थे और समस्त उत्तरदायित्व नवाब पर आरोपित कर दिए गए। नेक्स्ट देखिए, शोषण और कुप्रशासन और अराजकता बंगाल का राजकोष और सेना कंपनी के अधिकार में थी, जिसका उन्होंने पूरा रणनीतिक फायदा उठाया, किंतु प्रशासन की और कंपनी ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इससे शांति और न्याय व्यवस्था बिगड़ गई। कंपनी के पास धन, सत्ता और अधिकार थे, किंतु जनता के प्रति उन्हें सहानुभूति नहीं थी। परिणामतः राज्य में अराजकता का वातावरण बन गया। फिर देखिए, कृषि का पतन भी हुआ दोस्तों। द्वैध शासन के दौरान कृषि व्यवस्था को क्षति पहुंची, क्योंकि इस दौरान राजस्व वसूली कार्य अधिकाधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को ठेके पर दिया जाने लगा। इस व्यवस्था का दुष्परिणाम यह हुआ कि कर भार में वृद्धि हुई और वसूली भी कठोरता पूर्वक की जाने लगी। परिणाम स्वरूप कृषकों का शोषण प्रारंभ हो गया। इस तरह कृषि अवनति का गंभीर प्रभाव वर्ष 1770 के अकाल के दौरान देखा गया, जब बंगाल में जान माल की व्यापक हानि हुई। नेक्स्ट देखिए, उद्योग धंधे के पतन। द्वैध शासन का गंभीर प्रभाव व्यापार और वाणिज्य की अवनति के रूप में भी प्रकट हुआ। 1717 में कंपनी को जारी कर मुक्त व्यापार व्यवस्था से कंपनी का बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार हो गया, जो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना के बाद बढ़ गया। इस अधिकार का दुरुपयोग कंपनी के अधिकारियों ने बंगाल के व्यापारियों तथा उत्पादकों से कम मूल्य पर वस्तुएं खरीदने में किया, जिससे स्थानीय व्यापारियों की स्थिति बदतर होती गई। नेक्स्ट देखिए, कंपनी ने इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए बंगाल के कपड़ा उद्योग को हतोत्साहित किया। वस्तुतः बंगाल में कच्चे रेशम के उत्पादन को तो समर्थन दिया गया। लेकिन बुनकरों को कम दाम पर कंपनी के साथ कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। इसके अलावा व्यापार पर ब्रिटिश एकाधिकार बढ़ने से भारतीय उत्पादकों एवं शिल्पकारों के लिए कार्य करना अब लाभप्रद नहीं रह गया। अतः वे उत्पादन प्रक्रिया से दूर होकर कृषि मजदूर मात्र बनकर रह गए, जिससे कृषि पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा। नेक्स्ट देखिए, द्वैध शासन की आलोचना करते हुए प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने इसे खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया। कौन बताया दोस्तों? द्वैध शासन का आलोचना करते हुए प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने इसे खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया दोस्तों। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन समाप्त कर दिया। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड बेलेजली की सहायक सनी दोस्तों। लॉर्ड बेलेजली 1798 में भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया दोस्तों। लॉर्ड बेलेजली साम्राज्यवादी विचारधारा के अंतर्गत कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था और भारतीय शासकों के दरबार में सक्रिय और सेनाओं में फ्रांसीसी अधिकारियों को बढ़ते प्रभाव को नष्ट करना चाहता था।
उपरोक्त वर्णित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए लॉर्ड वेलेज़ली ने सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया। उसने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि करके कंपनी के राज्य का विस्तार और फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त किया। स्मरणीय है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग करते हुए भारतीय नरेशों की सहायता देने और बदले में उनसे धन लेने की शुरुआत की थी, परंतु सहायक संधि को व्यवहारिक रूप से वेलेज़ली ने नहीं दिया। व्यवहारिक रूप वेलेज़ली ने ही दिया। सहायक संधि को व्यवहारिक रूप किसने दिया? तो वेलेज़ली ने दिया दोस्तों, व्यवहारिक रूप। चलिए, सहायक संधि का अर्थ और विकास देखिए। सहायक संधि का समान अर्थ होता है दो या दो से अधिक शक्तियों के बीच अपनी सुरक्षा हेतु आपसी समझौता, लेकिन तकनीकी अर्थों में भारत में प्रभाव के आधार पर इसका अर्थ बदल जाता है और अब वह विवशता पूर्वक किसी श्रेष्ठ शक्ति की सहायता लेना हो जाता है। सहायक संधि के द्वारा अब रियासतों की वास्तविक संप्रभुता का हनन किया जाने लगा। वैसे तो प्रथम सहायक संधि 1765 में अंग्रेजों ने अवध के नवाब से ही कर ली थी, जब उसकी सुरक्षा के बदले धन वसूला गया, किंतु इसकी वास्तविक शुरुआत 1798 में हुई थी दोस्तों। वास्तविक शुरुआत कब हुई? 1798 में दोस्तों। सहायक संधि का व्यापक प्रयोग वेलेज़ली द्वारा किया गया। विशिष्ट रूप से परिवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे। पहला था हैदराबाद 1798 से 1800, अब मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध दोस्तों नवंबर 1801 में, अब पेशवा दिसंबर 1802 में, बरार और भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया दोस्तों 1804 में, और जोधपुर, जयपुर और मछेरी, बूंदी और भरतपुर भी ये सहायक संधि को स्वीकार किए थे। सहायक संधि की विशेषता क्या थी? वह देशी रियासत जो संधि स्वीकार करेगी कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्य और शत्रु राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं देगी। नेक्स्ट देखिए, देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध और संधि और मैत्री नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट देखिए, देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहां अपनी सेना रखेगी, जिसका खर्च उस रियासत को ही उठाना पड़ेगा और नगद धनराशि या राज्य का कुछ इलाका सेना के खर्च के लिए कंपनी को सौंपना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, देशी रियासतों शासन प्रबंधन के लिए अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखेगी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय नरेशों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंपनी राज्यों को आंतरिक एवं बाह्य आक्रमणों से मतलब कंपनी जो है दोस्तों राज्यों की आंतरिक एवं बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करेगी। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सहायक संधि से कंपनी को लाभ दोस्तों देखिए, कंपनी के लिए सहायक संधि एक वरदान सिद्ध हुई और सहायक संधि से कंपनी निम्नलिखित लाभ हुए। नेक्स्ट देखिए, देशी रियासतों से फ्रांसीसियों का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया, क्योंकि फ्रांसीसियों को वहां नियुक्ति का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता था। साथ ही इसने भारत में नेपोलियन के आक्रमण का भय भी टल गया था। अब कंपनी का प्रभुत्व, ब्रिटिश सत्ता की श्रेष्ठता भारत एवं भारतीय रियासतों में स्थापित हो गया। कंपनी की प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हुई। सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत कंपनी को भारतीय राज्यों के खर्चे पर विशाल सेना की प्राप्ति हुई। इस प्रणाली से कंपनी के विरुद्ध फ्रांसीसियों द्वारा रची जाने वाली साजिशों को पूर्णतः विफल करने में सफलता मिली और अंग्रेजों के द्वारा भारतीय राज्य कोई संघ नहीं बना सकते हैं। और कंपनी का सामरिक महत्व के स्थानों पर नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी भारतीय राजाओं के आपसी विवादों में मध्यस्थता बन गई और सहायक संधि के फलस्वरूप कंपनी की साम्राज्यवादी सीमाएं काफी बढ़ गई। इस संधि के द्वारा देशी राज्य कंपनी का संरक्षण स्वीकार
कर संतुष्ट हो गए, जिससे कंपनी के विरुद्ध बढ़ती शत्रुता की भावना को नियंत्रित करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। सहायक संधि के देशी रियासतों पर प्रभाव क्या था दोस्तों? सहायक संधि प्रणाली जहां एक और अंग्रेजी साम्राज्य के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ, वहीं देशी राज्यों को इस प्रणाली से अत्यधिक हानि पहुंचाया दोस्तों। सर टॉमस मुनरो के शब्दों में, देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। निरस्त्रीकरण एवं विदेश नीति पर कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार कर देशी रियासत के शासक नाम मात्र के शासक बनकर रह गए एवं उनकी सार्वभौमिक शक्ति समाप्त हो गई। सहायक संधि स्वीकारने वाले राज्य शीघ्र ही दिवालिया हो गए और अंग्रेजों की धन की मांग निरंतर बढ़ती चली गई, जिसे देने में राज्य सक्षम नहीं थे। फलतः रियासतों अत्यधिक खर्च का बोझ फलतः रियासतों पर अत्यधिक कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया और सेना पर अत्यधिक व्यय होने के कारण देशी रियासतों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। वे सेना पर खर्च उठाने में असमर्थ सिद्ध होने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि देशी रियासतों को अपने बहुत बड़े प्रदेश से हाथ धोना पड़ा। संरक्षित राज्यों के सैनिक बेरोजगार हो गए क्योंकि उन्हें सेना रखने का अधिकार नहीं रहा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। संबंधित राज्य ब्रिटिश कंपनी पर निर्भर हो गए, अतः प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो गई। फलतः प्रजा के विद्रोह के भय से अभी तक जो राजा उत्तरदायित्व महसूस करते थे, अब ब्रिटिश की सुरक्षा छतरी होने से विद्रोह का भय भी समाप्त हो गया। ऐसे में देशी शासक विलासी एवं आक्रमण्य हो गए। देशी शासक क्या हुए? विलासी एवं आक्रमण्य हो गए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, देशी राज्यों की अर्थव्यवस्था कमजोर होने से हस्तशिल्प उद्योगों के पतन में तेजी आई, क्योंकि यही भारतीय शासक हस्तशिल्प वस्तुओं के संरक्षक एवं खरीदार थे, किंतु अब ब्रिटिश प्रभाव में आने के कारण संरक्षण देने में अक्षम हो गए। इस संधि के माध्यम से भारतीय नरेशों की बुद्धिमत्ता, साहस और सैन्य संगठन आदि कमजोर हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय राज्य निरंतर पतन की ओर अग्रसर होते चले गए। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। मूल्यांकन देखिए, सहायक संधि वास्तव में किसी भी राज्य की संप्रभुता को अधिग्रहित करने वाला दस्तावेज था, जिसके तहत राज्यों को स्वयं अपनी रक्षा करने का, कूटनीतिक संबंध स्थापित करने का और विदेशियों को नियुक्त करने का और यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों के साथ हुए विवादों का समाधान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। निश्चय ही यह प्रणाली भारतीय राज्यों के लिए एक मीठा विष था। विष था। लॉर्ड डलहौजी को व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति आया दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत का नीति आया। 1848 से 1856 का 1848 से 1856 का काल ब्रिटिश कालीन भारत इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस काल में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल रहा और वह बहुत ही सक्रिय प्रशासक था। उसने युद्धों और कूटनीतियों से भारतीय राज्यों पर अधिकार करके भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। डलहौजी द्वारा जो नीति भारतीय राज्यों से प्रति अपनाई गई, वह उसके पूर्ववर्ती गवर्नरों की नीतियों से भिन्न थी। डलहौजी ने इस सिद्धांत पर कार्य किया कि जिस प्रकार संभव हो सके ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जाए।
व्यक्तिगत सिद्धांत यानी हड़प नीति का अभिप्राय दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के लिए विलय का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सहारा लिया। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज उसके दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र को नहीं सौंपा जाएगा। ध्यातव्य हो, भारत में गोद लेने की प्रथा प्राचीन काल की विद्यमान रही और धर्म और परंपरा दोनों में यह अधिकार सदैव रहा। लेकिन डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए व्यक्तिगत का सिद्धांत को नया हथियार बनाया और जिसके तहत उसने उत्तराधिकारी गोद लेने की प्रथा समाप्त कर दी। गोद लेने पर पाबंदी लगाई और संतानहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया। डलहौजी ने भारतीय राज्यों के 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। प्रथम श्रेणी था दोस्तों वे रियासतें जो कभी भी ब्रिटिश शासक के अधीन नहीं रही, ना ही वे कर देती थी। ऐसे रियासतों पर गोद लेने से कोई हस्तक्षेप नहीं था। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय श्रेणी में था वे रियासतें थी जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के अधीन थी और उन्हें कर देती थी, परंतु अब वे अंग्रेजों के अधीनस्थ थी। इस श्रेणी के राज्यों के शासकों के लिए यह व्यवस्था की गई कि वे उत्तराधिकारियों को गोद लेने के पहले सरकार की सहमति प्राप्त करें। तीसरा था तृतीय श्रेणी में वे राज्य थे जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योगदान था। ऐसे राज्य के शासकों के उत्तराधिकारी गोद लेने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई। हड़प नीति के क्रियान्वयन देखिए दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के आधार पर गोद लेने की प्रथा का अमान्य कर निम्नलिखित राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर दिया। पहला नंबर है सतारा का दोस्तों। 1848 में डलहौजी की हड़प नीति का पहला शिकार सतारा बना और सतारा के राजा अप्पा साहिब ने अपनी मृत्यु से पूर्व एक बालक को गोद लिया था, परंतु डलहौजी ने उस उत्तराधिकारी को यह कहकर अमान्य करार दिया कि सतारा राज्य लॉर्ड हेस्टिंग ने पुनर्स्थापित कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग ने पुनर्स्थापित किया था। जेतपुर और संभलपुर 1849 में उड़ीसा में संभलपुर राज्य का शासक नारायण सिंह और निसंतान मर गए। जोधपुर और संभलपुर 1849 में उड़ीसा में संभलपुर राज्य के शासक थे। कहाँ के थे? संभलपुर राज्य के शासक नारायण सिंह ने निसंतान मर गए। मृत्यु पूर्व वह कोई पुत्र गोद नहीं ले सका था, इसलिए विधवा रानी ने शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। लेकिन डलहौजी ने उसे अमान्य घोषित करते हुए संभलपुर को तथा उसी दौरान बुंदेलखंड के स्थित जेतपुर को हड़प नीति के आधार पर 1849 में ब्रिटिश राज में मिला लिया। डलहौजी ने आगे इस नीति के तहत बघाट यानी 1850 में, उदयपुर 1852 में और झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में विलय भी किया दोस्तों। डलहौजी ने आगे इसी नीति के तहत बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और तथा नागपुर 1854 का विलय भी किया। नेक्स्ट देखिए 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश सत्ता में मिला लिया गया। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह 1847 से 56 था दोस्तों। हड़प नीति का समीक्षा देखिए। हड़प नीति की समीक्षा। लॉर्ड डलहौजी
हड़प नीति को ब्रिटिश साम्राज्य सुदृढ़ और संगठित हुआ। भारत में ब्रिटिश कंपनी की राज्य की सीमाओं का अत्यधिक विस्तार हुआ, किंतु डलहौजी ने इस साम्राज्य विस्तार को नैतिक और न्यायिक और निष्पक्ष रूप से समर्थन नहीं किया जा सका। अंग्रेजों ने सर्वोच्चता का अधिकार केवल शक्ति के आधार पर प्राप्त किया था, उसके पीछे कोई नैतिक या कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। डलहौजी की हड़प नीति अनैतिकता और अत्याचार और स्वार्थ से परिपूर्ण था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। डलहौजी ने अपनी इस नीति से देश की प्रजा से असंतोष की भावना भर दी, जिसे ब्रिटिश विरोधी तत्वों को बढ़ावा मिला। परिणामतः डलहौजी के वापस जाते 1857 का विद्रोह फूट पड़ा और 1858 में ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई। देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति देखिए दोस्तों। ब्रिटिश शासन की रियासतों के प्रति कोई अस्थायी नीति नहीं थी। हालांकि उन्होंने देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक सर्वोच्चता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। विलियम ली वार्नर ने अपनी पुस्तक द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया में रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति को 3 चरणों में वर्गीकृत किया दोस्तों। पहले था घेरे की नीति, रिंग्स ऑफ फेंस, यानी 1765 से 1813 दोस्तों। कंपनी का राजनीतिक दृष्टि से यह शैशव काल था, यानी शुरुआती काल था दोस्तों। अतएव कंपनी ने सीमित उत्तरदायित्व एवं राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का अनुपालन किया। कंपनी का उद्देश्य अपने जीते हुए प्रदेशों के पास बफर स्टेट की स्थापना करना और उदाहरण स्वरूप जैसे बंगाल को सुरक्षित रखने के लिए अवध के साथ संधि कर उसे बफर स्टेट बनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां मराठा आक्रमण का खतरा था। वारेन हेस्टिंग के समय अवध के मामले में हस्तक्षेप रूहेला युद्ध, मराठा युद्ध और द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध आदि अंग्रेजों के हस्तक्षेप नीति की विचलन को दर्शाता है। इसी प्रकार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध लड़कर हस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि इस काल में कंपनी ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, किंतु आवश्यकता पड़ने पर उसका उल्लंघन भी किया दोस्तों। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से 58 दोस्तों। देखिए, इसी काल में ब्रिटिश औद्योगिक नीति के तहत मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई, जिसके लिए राज्यों के अधीन बनाए जाने व उन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की आवश्यकता थी। अतः लॉर्ड हेस्टिंग के आगमन के साथ ही क्षेत्र विस्तार और युद्ध की नीति की शुरुआत की गई। इस काल के मूलतः सहायक संधि जैसी नीति अपनाई गई, जिसमें राज्यों को ब्रिटिश सत्ता के अधीन कर अन्य राज्यों से उनके संबंध विच्छेद कर देने का तत्व प्रमुख था, ताकि वे कंपनी के विरुद्ध संगठित न हो सके। इस काल में मराठों के साथ अलग अलग संधियां की गई तथा राजपूत राज्यों पर नियंत्रण स्थापित हुआ और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में कुप्रशासन के आरोप में भी राज्यों को मिलाया गया। डलहौजी के काल साम्राज्य के विस्तार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर हुआ, जिसे व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का प्रमुख योगदान रहा दोस्तों। अधीनस्थ संघ नीति 1858 से 1935 दोस्तों। अधीनस्थ संघ की नीति सन 1857 के विद्रोह से अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया कि यह विद्रोह विलय एवं रियासतों के प्रति अलगाव की नीति का परिणाम था। अंततः अंग्रेजों ने एक ऐसा नीति का अनुसरण आवश्यक समझा जिससे स्थानीय शासकों
को वफादारी एवं सहयोग प्राप्त किया जा सके। अतः एक ऐसी नीति बनाई गई जिससे भारतीय रियासतों को अलग न रखा जाए, बल्कि उन्हें भारतीय प्रशासन में श्रेष्ठ स्थान दिया जाए। फिर देखिए, महारानी विक्टोरिया घोषणा के माध्यम से विलय की नीति का त्याग कर दिया गया और कहा गया कि ब्रिटिश सरकार अब भारतीय रियासतों को विलय नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त देशी नरेशों को गोद लेने के अधिकार लौटा दिए गए। नेक्स्ट देखिए, अब अंग्रेजों की नीति यह थी कि कुप्रशासन के लिए शासकों को दंडित किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर हटा भी दिया जाए, लेकिन राज्यों का विलय ना किया जाए। 1876 में देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता को वैधानिक रूप दे दिया गया, लेकिन लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया। ब्रिटिश सर्वोच्चता ने मुगल सर्वोच्चता का स्थान ग्रहण कर लिया। इस तरह से भारतीय रियासतों और अंग्रेजों के अधीन हो गए। इस काल में अधीनस्थ के साथ राजनीतिक एकीकरण की प्रवृत्ति उभरकर सामने आई। आधुनिक साधन जैसे रेलवे, डाकतार, सड़कें, प्रेस और शिक्षा व्यवस्था और राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। इसी प्रकार इस काल में ब्रिटिश सर्वोच्चता पूरी तरह से स्थापित हो गई एवं भारतीय रियासतें ब्रिटिश शासकों के अधीन हो गई। फिर देखिए, समान संघ की नीति 1935 से 47 तक चला। तो समान संघ की नीति इस समय तक भारतीय राष्ट्रवाद परिपक्व हो चुका था तथा राष्ट्रीय भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अस्त्र के रूप में संवैधानिक सुधारों को लक्ष्य बनाया गया। इसी संदर्भ में 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, जिसमें भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने की बात की गई और यद्यपि संघ अस्तित्व में नहीं आया, लेकिन संघ जो है अस्तित्व में नहीं आया। नेक्स्ट देखिए, कालांतर में क्रिप्स मिशन, बेवेल योजना, कैबिनेट मिशन आदि के माध्यम से संवैधानिक सुधारों की बात की गई, लेकिन माउंटबेटन योजना में ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की बात की गई। अंततः 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और भारत से ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति हुई। दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। आज का चैप्टर यहीं क्लोज होता है। आपका चैप्टर नंबर जो आज का टॉपिक था वो समाप्त हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक अगले पार्ट में लाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।